Hello, my dear students. Welcome you all at my channel Focus and Brilliant Studies. आज का मेरा टॉपिक क्लास 12th अकाउंट्स के साथ में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO पार्ट 1 चलेंगे हम स्टेप बाय स्टेप चलते चलते वी विल अगेन स्टेप्ड अप. ओके, मालूम है बेटा ये टॉपिक आ रहा है 10 नंबर का. 10 नंबर तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक NPO. अभी तक हम करते आ रहे हैं पूरे कॉमर्स में प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस. प्रॉफिट अर्निंग मेन एम क्या होता है उनका? प्रॉफिट अर्न करना. पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं NPO नॉट फॉर प्रॉफिट. ये ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका एम प्रॉफिट कमाना ही नहीं है? यस, ट्रू. इनका एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, नॉट टू अर्न प्रॉफिट. बट फिर क्या होता है इनका एम? टू सर्व द सोसाइटी, सर्व इट्स मेंबर्स, सर्व द पब्लिक. तो ऐसी कौन सी होती है ऑर्गेनाइजेशंस जो ऐसे काम करती हैं जिनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है? होते हैं कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ वाले, रिलीजियस, पब्लिक सर्विसेज, है ना. देखो अगर आपने स्कूल्स एंड कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल्स, क्लब्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर, ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि स्पोर्ट्स को, आर्ट को, कल्चर को प्रमोट करते हैं. सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, जिनका एम क्या होता है? देयर मेन एम इज़ टू प्रोवाइड द सर्विसेज. अब सर्विस प्रोवाइड तो करना है, पर कौन चलाएगा इनको? कौन चलाएगा बेटा? दे आर ऑर्गेनाइज बाय द ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल सोसाइटी. तो इनके मेंबर्स भी वही बनते हैं जो सब्सक्राइबर्स होते हैं. दान दिया, डोनेशन दिया, मेंबर्स का सब्सक्रिप्शन लिया, 10 रुपये, 100 रुपया, 50 रुपया, जो भी इनका रेट है, हर मेंबर ने अपना अपना सब्सक्रिप्शन दिया, तो वो बन गए इसके ऑर्गेनाइजर्स. अब पूरा मैनेज इनको कौन करता है? बाय द ट्रस्टीज. जो इन मेंबर्स में से हमने कुछ मेंबर्स को इलेक्ट कर लिया, चुन लिया. ठीक है, चला तो देंगे हम चैरिटेबल, पर पैसा कहाँ से आएगा? हमने बोला हमने कल्चरल करवाना है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवानी है, स्कूल खोलना है, हॉस्पिटल चलाना है, तो पैसा कहाँ से आएगा? इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? इनका सोर्स ऑफ इनकम होता है जैसे कि मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन दिया, कुछ लोग बड़े बड़े लोग डोनेशन देते हैं, कई बार गवर्नमेंट भी ग्रांट देती है. हर मेंबर जो बन रहे हैं इनके, वो मेंबरशिप फीस देते हैं, एंट्रेंस फीस देते हैं. तो इस तरह से इनके पास सोर्स ऑफ इनकम इनका बनता जाता है. ठीक है ना बेटा. अब होता क्या है कि जो अगर सपोज इनके पास सरप्लस बच भी जाता है, तो क्या वो सरप्लस को बांटेंगे? नहीं, ये बांटते नहीं है, बल्कि इनका वो कैपिटल फंड में ऐड होता जाता है. मान लीजिए सरप्लस बच भी गया इनके पास करंट ईयर में, तो सरप्लस जो बचा दैट नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स बट एडेड इन द कैपिटल फंड. ठीक है ना. देखो बेटा, अभी तक हम लोग पढ़ते जो आ रहे थे ना, आपने देखा फाइनल अकाउंट्स में हमने बनाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक हमने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर हमने बनाई बैलेंस शीट. ये तो थे जो ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट अर्न करती हैं. इससे मिला हमको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, इनसे मिला हमको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, है ना. और फिर हमने बनाई बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ और एसेट साइड. अब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस NPO हैं वो क्या बनाते हैं? अकाउंट्स तो उनको भी बनाने पड़ते हैं. दे हैव टू मेंटेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द NPO. 3 वो भी बनाते हैं: रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. पहले मैंने बोला रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट. आपको याद होगा कि आप लोग ऐसा नाम रिसीट्स का और पेमेंट्स का 11th में पढ़ के आए हो. जब हम बात करते हैं ना रिसीट्स और पेमेंट्स की, मतलब कैश रिसीट्स, कैश पेमेंट्स, ऐसा कहाँ पढ़ के आए हो? याद होगा आपको बेटा, कैश बुक में. याद है बेटा? कैश बुक जब बनाई थी आप लोगों ने, आपने वहाँ पे पर्टिकुलर्स, लेजर फॉल्यू, अमाउंट, ऐसे ही डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉल्यू, अमाउंट, तो बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस कैश का लिखा. ऐसे ही करते करते आपका बाय बैलेंस CD आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया कैश का. जितनी भी यहाँ पे कैश की रिसीट्स हैं, कैश की पेमेंट्स हैं, आप सब यहाँ पे एंटर करते थे डेट वाइज. याद है बेटा? तो ये भी तो कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स की हम बात कर रहे हैं. तो क्या ये कैश बुक की तरह ही है? बोलो.
यहाँ भी हमने बात बोला, कैश रसीद, कैश पेमेंट्स हम करते जा रहे हैं। जो रसीद आई हैं वो डेबिट में लिखा हमने, पेमेंट्स को लिखा हम लोगों ने क्रेडिट में। तो क्या ये कैश बुक की तरह ही होगा? बोलिए। तो ये भी तो कैश के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है। हम भी बोलेंगे हाँ, यस, इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश बुक। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश बुक के बेसिस पे ही बनता है। इसकी भी दो साइज, एक रसीद, दूसरी पेमेंट्स। ठीक है ना। लेकिन होता क्या है कि कैश बुक तो होती है हमारी डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे बनते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज हम लिखते जाते हैं। कैश रिसीव हुआ तो यहाँ पे, पेमेंट्स हुई तो यहाँ पे। लेकिन ये डेली बेसिस में नहीं बनता, ये बनता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो इसका हमने क्या बोला, जब हमने बोला कि ये तो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बनेगा, तो उसका मतलब इट इज मियरली द समरी ऑफ कैश बुक, समरी ऑफ कैश बुक। ठीक है ना। अब ये तो पूरा डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं हम यहाँ पर, तो डबल एंट्री सिस्टम को। लेकिन यहाँ पे हम लोग इट इज नॉट मेंटेन्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है ना। यहाँ पे तो साइड्स बनाई हमने, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, लेजर फॉलो पे बनाया हम लोगों ने यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पे तो मकसद क्या है, यहाँ पे ये एनपीओ नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पे लेजर फॉलो भी नहीं बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे रसीद एंड पेमेंट्स लिखेंगे। राइट बेटा। तो हमारा इट इज समरी ऑफ द कैश बुक। राइट। नेक्स्ट आपका आया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम और एक्सपेंसेस ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ऐसे तो 11th क्लास में। मतलब ये भी हमारा किसकी तरह होता है, प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होता है। यहाँ पे सब इनकम्स आती हैं, यहाँ पे हमारे सारे एक्सपेंसेस आते हैं, मालूम है ना। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये तो बनाया था जो ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन ये बनता है जो ऑर्गेनाइजेशन हमारी एनपीयू है, नॉट फॉर द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पे निकलता था, आपका याद होगा आपको, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बनता है, इस अकाउंट में हमने बनाया तो यहाँ पे आएगा सरप्लस। अगर मान लो ये इनकम है आपकी, ये एक्सपेंडिचर है आपका, तो अगर इनकम ज़्यादा हो रही है एक्सपेंडिचर से तो मीन्स दिस इज अ सरप्लस। और यहाँ पे अगर मान लो बढ़ रहा है पैसा तो ये क्या होता है, हमारा डेफिसिट। ठीक है ना। ये तो बनाया प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ने, ये बनाया उसने एनपीओज ने बनाया। राइट। सरप्लस और डेफिसिट बेसिस वही रहते हैं, इसके भी प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही रहते हैं। ठीक है बेटा। अब बेटा कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स, रिवेन्यू रिसीट्स। ये बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, तो मैं आज इनको पहले एक्सप्लेन करते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे बेटा। पहले मैंने बोला आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल मैंने कैपिटलाइज कर रहे हैं हम किसी खर्चे को, कैपिटलाइज कर रहे हैं, मतलब ऐसा खर्चा हमने किया जिसका बेनिफिट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द वन अकाउंटिंग पीरियड, एक्सटेंड्स बियॉन्ड द वन अकाउंटिंग पीरियड। ऐसा खर्चा जो हमने कर दिया, जैसे कि मान लीजिए कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कोई भी हमने इस पर एडिशंस किए तो हमारे क्या है, वो लैंड एंड बिल्डिंग पे हमने कोई एडिशंस कर दिए तो वो क्या है, हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं बेटा। मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड का जिसको हम स्प्रेड करते रहते हैं, उस खर्चे को हमने इट स्प्रेड्स ओवर द मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। जैसे कि एक्विजिशन ऑफ एसेट्स को करने में हमने जो खर्चा किया वो क्या है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिर आपका आया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू मतलब जो हमने खर्चा तो किया, लेकिन उसका जो बेनिफिट है दैट एक्सपायर्स विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, उसी साल में जिसका बेनिफिट खत्म हो जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ एनपीओ के सिलसिले में तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, हम लोग सैलरी दे रहे हैं, या हम रेंट चुका रहे हैं, या हम कोई भी स्पोर्ट्स का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे क्या है, वो क्या है, हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं जिनका बेनिफिट विद इन दैट अकाउंटिंग पीरियड एक्सपायर हो जाता है। ठीक है। अब आ जाती है हमारी कैपिटल रिसीट्स की। ये तो रिसीट्स की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। कैपिटल रिसीट्स मतलब जो कि जिनका जो फॉर द पर्पस
स्पेसिफाइड विद द डोनर, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। जैसे कि मान लीजिए बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड क्या है हमारा? कैपिटल रिसीट है। हमें रिसीट हुआ फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ मशीनरी, तो हमारी क्या है? कैपिटल रिसीट्स है। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस वो हमारी क्या है? कैपिटल रिसीट्स है। कोई पर्पस स्पेसिफाइड है हमारे यहाँ पर, कोई पर्पस स्पेसिफाइड है उस रिसीव होने का, तुम्हारा क्या होगा? वो कैपिटल रिसीट्स होगा। फिर आपका आया रेवेन्यू रिसीट्स, ये तो मालूम ही है आप लोगों को। जनरल जो हम खरीद देते हैं, मिला हमको, जैसे कि मान लो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जनरल डोनेशंस, है ना, एंट्रेंस फीस वो हमारी क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स है, विच आर रिसीव्ड एज एन इनकम, बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट द एक्टिविटीज। हमें इनकम मिली ताकि हम अपने बिजनेस के जो एक्टिविटीज हैं उनको हम कैरी आउट कर सकें। These are called the revenue receipts. सब्सक्रिप्शन मिला, डोनेशन मिला, कोई पर्टिकुलर नहीं है वो, बल्कि जनरल डोनेशन मिल रहा है हमको, स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे, तो हमारी क्या होंगी? रेवेन्यू रिसीट्स। राइट बेटा? अब मैं दिखाती हूँ बेटा आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का फॉर्मेट। इसमें ओपनिंग बैलेंस में आपका आया कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, है ना, मेंबर से जो मिल रहा है हमको सब्सक्रिप्शन, ये सब रिसीट्स हैं आपकी। जनरल डोनेशन, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, वेस्ट पेपर जब हमने बेचा, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, इंटरेस्ट ऑन द फिक्स्ड डिपॉजिट्स, जब हमें इंटरेस्ट मिलता है ना किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो वो हमारा इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, बैंक डिपॉजिट्स के ऊपर, ठीक है ना, लॉकर रेंट पे रेंट रिसीव हुआ, सेल ऑफ स्क्रैप, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, मिसलेनियस रिसीट्स, ग्रांट इन एड, लेगेसीज, लाइफ मेंबरशिप फीस, स्पेसिफिक डोनेशन फॉर द जिम, जैसे मान लीजिए, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो ये सब हमारी क्या है? रिसीट्स ऑन द अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक फंड, इंटरेस्ट ऑन द स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड मिल रहा है हमको, तो सब हमारे क्या होंगे बेटा? ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे? यहाँ पे रिसीट साइड में आएंगे। अगर मान लीजिए बैंक ओवरड्राफ्ट था तो उसका बैलेंस शीट ही यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पेमेंट साइड पे। वेजेस एंड सैलरीज, रेंट एंड टैक्सेस, वाटर चार्जेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, स्पोर्ट्स मटेरियल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड करियर चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, जितने भी हमारे खर्चे हैं सारे बेटा देखिएगा आप लोग, कन्वेंस चार्जेस, न्यूज़पेपर, और साथ में जो हमारी एसेट है ना हमारी, देखिए परसेंटेज हमें दी हुई कि फिक्स्ड डिपॉजिट विद द बैंक, परचेज ऑफ एसेट्स, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं हमारे कैपिटल वाले वो सभी हमारे यहाँ पर आ गए। और लास्ट में हमारा आ गया बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस कैश का और बैंक का। राइट बेटा? तो मैं इसका फॉर्मेट आपको अभी भेज दूंगी इसे में ही, अपनी इस वीडियो में ही बेटा। तो ये भी हमारा फॉर्मेट भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा, फिर भी हमें समझने के लिए मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी हमारी रिसीट्स है, कौन सी हमारी पेमेंट्स हैं। तो देखा बेटा आप लोगों ने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो ये हमारा एक तरह से रियल अकाउंट हो गया, कैश फ्लो के बेसिस पर बनता है ना, और ये हमारा एक तरह से नॉमिनल अकाउंट हो गया। इसका ओपनिंग बैलेंस देखा आपने था, बैलेंस BD था कैश का, बैंक का, और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। और रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट में सब तरह की आपकी आती है रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स भी आती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स भी आती हैं, करंट ईयर की, ड्यूरिंग द ईयर की, प्रीवियस ईयर की, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का, ओनली करंट ईयर का। ये बनता है आपका कैश बेसिस पे बेटा, कैश बेसिस पे, और ये बनता है आपका एक्रूअल बेसिस पे, याद रहे ये बनता है आपका एक्रूअल बेसिस पे। राइट? और इसके बाद तो बैलेंस शीट की जरूरत भी नहीं होती है, लेकिन इसके बाद हमें वी हैव टू मेक द बैलेंस शीट। राइट? तो मैं अभी कल जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी बेटा, उसमें मैं लेके आऊँगी फंड बेस्ड अकाउंटिंग, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विद इलस्ट्रेशंस, मैक्सिमम इलस्ट्रेशन मैं आपको करवा दूंगी ताकि आपका यहीं कहीं इसी वीडियो में आपका सभी पूरी प्रैक्टिस भी आपकी हो जाए। ओके बेटा? सो प्लीज़ टिल देन रिवाइज ऑल द कंटेंट, स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। नेक्स्ट मेरी वीडियो पार्ट 2 में विल कम विद द फंड बेस्ड अकाउंटिंग।